नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा और आप देख रहे हैं हम लोग। भारत जैसे विविधता भरे देश में ये विविधता ही है जो इसे खूबसूरत बनाती है, जीने लायक बनाती है, एक रंगी होने से बचाती है, एक रस नहीं होने देती। लेकिन कई बार इस विविधता पर भी विवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक विवाद पिछले काफी समय से चल रहा है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा विवाद। समाज का एक तबका हर धर्म, हर वर्ग के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के पक्ष में है, तो दूसरा तबका इसके खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। मौजूदा मोदी सरकार भी जिन प्रमुख वायदों के साथ सत्ता में आई है, उनमें से एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। यह बीजेपी के एजेंडा में रहा है। बीजेपी के एजेंडा में 3 मुद्दे सबसे खास थे। पहला, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करना। यह 5 अगस्त 2019 को कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एजेंडा में दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण। उसका भी रास्ता बन गया। अयोध्या की जमीन के विवाद को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तेजी से सुनवाई का आग्रह किया और तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में बनी पीठ ने फैसला देकर इस मामले को भी खत्म कर दिया। राम मंदिर बनाने का रास्ता उससे साफ हो गया। अब तीसरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो बीजेपी और उससे पहले जनसंघ का मुद्दा रहा है। चर्चा चल रही है कि जल्द ही इस मसले पर भी मोदी सरकार सक्रिय होने वाली है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों भोपाल में कह चुके हैं कि बीजेपी के 2 एजेंडा पर काम पूरा हो चुका है और अब तीसरा एजेंडा उनके सामने है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं लंबित हैं। हाल के दिनों में कई नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं। ताजा बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है, जिन्होंने ये कहते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया कि कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहेगी कि उसके पति की 3 और पत्नियां हों। लेकिन क्या यह मसला बस इतना सा है? क्या हम बहुत संकीर्ण तरीके से इस मामले को नहीं देख रहे? अब सवाल यह है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे समझा जाए। इसे ऐसे समझिए, अभी हमारे घरों में जो शादी ब्याह होते हैं, उत्तराधिकार के कायदे हैं, तलाक के नियम हैं, जमीन जायदाद के बंटवारे के तरीके हैं, इनमें से कई सदियों से चले आ रहे हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ फिलहाल कई तरह के कानून चल रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, ईसाई पर्सनल लॉ आदि कई कानून हैं जिनके अलग अलग रिवाजों को मान्यता मिली हुई है। लेकिन जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा ऐतराज है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 विवाहों की मंजूरी पर है। हालांकि ऐसा नहीं कि हर मुसलमान 4 विवाह कर लेता और ऐसा भी नहीं कि दूसरे समुदायों के लोग, धर्मों के लोग एक से ज्यादा शादियां नहीं करते। बहरहाल बीजेपी इसे मुद्दा बनाती रही है। उसका कहना है कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। कानून का किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रहेगा। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के मामले में एक ही कानून चलेगा। धर्म के आधार पर किसी को भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। सतह पर यह बहुत मासूम और वैध मांगे लगती हैं, लेकिन इन पर अत्यधिक जोर और हड़बड़ी दरअसल भारत के उस बहुसांस्कृतिक जीवन के ताने बाने पर ही चोट करेगी जो हमारी खूबी और खासियत है। ऐसा नहीं कि इसका असर सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों पर पड़ेगा। हिंदू समाज के भीतर भी कई रीति रिवाज इसकी जद में आ जाएंगे। आदिवासी और दलित समुदायों के भीतर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड ज्यादा समस्याएं खड़ी करेगा। शायद यही वजह है कि साल 2018 में भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी नहीं है। सांस्कृतिक विविधता से एक हद से आगे समझौता नहीं होना चाहिए। मौजूदा पर्सनल कानूनों में बेशक संशोधन होने चाहिए ताकि उनमें मौजूद भेदभाव खत्म किए जा सके। विधि आयोग ने शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल किए जाने का भी सुझाव दिया था। विवाह और तलाक के नियम भी एक करने की बात थी। एक अहम सुझाव यह था कि निकाहनामे में बहु विवाह का साफ साफ अपराध की तरह उल्लेख हो। ऐसा भी नहीं है कि कॉमन सिविल कोड की भारतीय संविधान में चर्चा नहीं है या इसे संविधान विरोधी माना गया है। उल्टे यह माना गया है कि कॉमन सिविल कोड एक आदर्श है जहां तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। यानी इन पर अमल जरूरी नहीं है, लेकिन देर सबेर अमल हो सके तो अच्छा है। लेकिन यह आदर्श नागरिक समाज की निशानी है, मगर जब तक उसके हालात नहीं बन जाते एक आदर्श नागरिक समाज के, इसे थोपा नहीं जा सकता। इसे थोपना ठीक भी नहीं होगा। तो इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, जो संविधान की बड़ी ही जटिल बातों को बहुत आसानी से आम आदमी को समझाते हैं, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उनसे समझेंगे कि इस मसले पर क्या विरोध है, होना क्या चाहिए।
इसके अलावा हमारे साथ हैं अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर याचिकाकर्ता भी हैं। इसके अलावा जीनत शौकत अली हैं हमारे साथ, इस्लामिक मामलों की जानकार। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आने वाले दिनों में इसकी चर्चा और तेज होती दिख रही है। जिस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्री, खुद गृह मंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि वो तो एक इस पर ड्राफ्ट भी तैयार करने वाली है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो अंबर जैदी जी आपसे है कि आपने जो याचिका दी है इस पूरे मसले पर, उसमें आपने क्या दलीलें दी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में? देखिए सुशील जी, जब हम अब भारत की बात करते हैं, जैसे कि आपने ओपनिंग में और जिस तरह से पूरी तरह से इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया कि संविधान क्या होता है। संविधान का मतलब ये होता है कि सबके लिए एक जैसा कानून, और फिर आपने आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके हिसाब से तो अब तक हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए था। वो संविधान आर्टिकल 14 की हम बात करें, आर्टिकल 14 हर एक देश के नागरिक को समान अधिकार इंश्योर करता है। लेकिन जब बात पर्सनल लॉस की आती है, और खासतौर से हम जब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, मैं अपनी पिटीशन की बात करती हूँ। पिटीशन में जो हमने आधार दिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए उसके फेवर में, वो ये है कि अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं या हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, पर्सनल लॉ से अगर कोई मुतासर होता है या प्रभावित होता है तो वो मुस्लिम महिलाएं और बच्चे होते हैं। क्योंकि मैं मुस्लिम महिलाओं, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं के साथ काम करती हूँ, और भी हम देश में जो भी महिलाएं काम करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो उनको उनके बेसिक अधिकार ही नहीं मिले हुए। जैसे चार शादी की अगर हम बात करते हैं, कितने सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास जो उनका शौहर एक गांव में शादी कर लेता है, फिर दूसरी जगह दूसरी बीवी होती है, उनको उनका गुजारा भत्ता, उनकी मेंटेनेंस, उनका खर्चा, ये सारी चीजें, या फिर हम स्टार्टिंग से एक लड़की की बात करें, उसके परिवार से ही उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जायदाद में हिस्सा, सक्सेशन की हम बात करते हैं या इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ये लड़कियों को नहीं दिया जाता है। अगर कोई लड़की जायदाद में हक मांगती है तो उसको डरावा दिया जाता है कि हमसे ताल्लुकात खत्म कर दो, या ये तो कितनी बुरी बहन है, देखो भाइयों से अपना हक मांग रही है। तो ये जो धारणा है महिलाओं को लेकर, या उन महिलाओं को उनके अधिकार उनके परिवार से ही नहीं मिलते हैं। फिर शादी में हम बात करें तो शादी में भी उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये सारे आधार लेकर, चाहे हम अडॉप्शन की बात करें, बहुत सारे कपल्स होते हैं ऐसे चाइल्डलेस होते हैं, वो अडॉप्शन के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे मसले हैं जो एक भारत के एक नागरिक को सपोजिटली होनी चाहिए। आर्टिकल 14 की हम बात करें उसके तहत, या हम संविधान, सम का मतलब ये होता है सबके लिए एक जैसा। तो हमारा आधार यही है कि मुस्लिम महिलाओं को भारत के संविधान के तहत समान अधिकार मिले, जो कि हर एक महिला का होता है इस देश के नागरिक होने के नाते। जी अंबर जैदी जी, जो आपने बातें कही वो तमाम दलीलें आपने दी हैं याचिका में, और यही दलीलें इस तरह की दी जा रही हैं। प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, जो अंबर जैदी बात कर रही हैं, क्या ये इतना आसान, इतना दूर से जो दिख रहा है कि बहुत ही आसान सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना, क्या इतना आसान होगा इसको लागू करना? क्या इसका असर और व्यापक नहीं होगा? सुनील, अंबर की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन देखिए, मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, और मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ज्यादा बड़ी चीज है, जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल नहीं है। क्या देश में समानता हो गई? हमने हिंदू कोड बिल में हिंदू औरतों को जो सक्सेशन में अधिकार दिया, आज जो ओनरशिप है औरतों की, हिंदुओं की, कितनी उनकी कानून के हिसाब से ओनरशिप होनी चाहिए, कितनी उनकी ओनरशिप है? एडॉप्शन के सिलसिले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है शबनम हाशमी के केस में। अगर कोई मुसलमान कपल किसी को एडॉप्ट करना चाहे तो एडॉप्ट कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, कोई चीज किसी लॉ में हो, जैसे अगर मैं मुसलमान हूं, एक मुसलमान से ये एक्सपेक्टेड है कि वो नमाज पढ़े, मैं नहीं पढ़ता नमाज, रोजा रखे, मैं नहीं रखता रोजा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता हूं। और एडॉप्शन इस्लाम में ऐसे मना नहीं है जैसे हम समझते हैं। आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसकी परवरिश करना चाहते हैं, आप परवरिश कर सकते हैं,
और अब इस तरह की भी बातें उलमा इस पे एग्री कर गए कि अगर बच्चे के एडमिशन में और पासपोर्ट में बायोलॉजिकल फादर के नेम की जगह आपको अपना नाम दिखाना जरूरी है तो आप दिखा दें। ये मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूं कि रियल मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड से कहीं ज्यादा बड़ा, जिस पे मैं लिखता रहा हूं, वो है जस्ट कोड का, कि कोई भी लॉ हम बनाएं वो लॉ जस्ट होना चाहिए, वो किसी के हुकूक पामाल ना करता हो, जेंडर जस्ट होना चाहिए। अब देखिए, हिंदू कोड बिल को हम समझते हैं कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गई हिंदुओं के लिए, लेकिन हिंदू कोड बिल हिंदू पर्सनल लॉ पर ही बेस्ड है। हिंदू पर्सनल लॉ को हमने एक स्टैट्यूटरी कलर दे दिया, क्योंकि पार्लियामेंट ने उसमें एक हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, एक हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बना दिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह नहीं होगा कि पर्सनल लॉ कोई खत्म हो जाए, बल्कि पर्सनल लॉज में जो कॉमन चीजें, अच्छी चीजें होंगी वो ले ली जाएंगी। जैसे हिंदू कोड बिल में जो डिवोर्स का प्रोविजन आ गया, तो डिवोर्स का प्रोविजन तो शास्त्रिक लॉ में नहीं था, लेकिन आपने कहीं से अडॉप्ट किया। और एडॉप्शन कैसे हुआ कि कॉमन लॉ ने भी इस्लाम से अडॉप्ट किया, क्योंकि इस्लाम में डाइवोर्स का प्रोविजन आ गया। अगर शादी नाकामयाब हो गई तो उस शादी में डिवोर्स होके दोनों अलग डिग्निफाइड तरीके से अपने अपने रास्ते चले जाएं, वो बेहतर है। फिर आप ये देखिए कि जो बात कही जा रही है बार बार कि साहब स्टेट्स लाए, तो मैंने बार बार कहा है, मैंने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव को वेलकम किया, इंडियन एक्सप्रेस में उसका पे आर्टिकल लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सही तरीका यही होगा कि उस पर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बने, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, उन रिकमेंडेशंस पे बहस हो और फिर बने। देखिए, जब हिंदू कोड बिल बना तो पहले हमने 1941 में हिंदू कोड बिल कमेटी बनाई, उसके बाद जाके वो 1954-55 में बन पाया। जब हिंदू कोड बिल का बिल अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया तो 27 में से 24 स्पीकर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट उसे अपोज किया। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। स्पीकर्स ने यह कहा कि अंबेडकर लो कास्ट हैं, ये अपर कास्ट से बदला ले रहे हैं। पॉलीगमी के फेवर में कल्याण मैगजीन में, जो गीता प्रेस निकालती थी, बड़े बड़े आर्टिकल्स आए। दिल्ली में एक साल में 80 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। 1952 के चुनाव में नेहरू के विरुद्ध जो एक साहब खड़े हुए, वो हिंदू कोड बिल के विरुद्ध। जो लॉ रिफॉर्म की प्रोसेस है वो एक बार में नहीं होगी। हिंदू कोड बिल में भी हम पूरा रिफॉर्म नहीं कर पाए। आप ये देखिए कि पहले तो नेहरू को उसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ा, अंबेडकर को लॉ मिनिस्ट्री से हटाना पड़ा, बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़े। 2005 तक जब मनमोहन सिंह सरकार ने हिंदू लड़की को कोपार्सनर माना, तब तक वो कोपार्सनर नहीं बन पाई। और आज भी हिंदू लॉ में कई प्रावधान ऐसे होंगे जिन पर चेंज होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी। जैसे कन्यादान के प्रावधान शायद बदल जाएगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जैसे प्रावधान है कि अगर कोई बेऔलादा दंपत्ति है तो उसमें जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके पेरेंट्स को जाती है, और जो बहू है अगर वो वर्किंग है, आईएएस ऑफिसर है, प्रोफेसर है, उसकी प्रॉपर्टी भी उसके सास ससुर को चली जाती है, न कि उसके अपने मां बाप को जाने के लिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो उसमें बदलाव होगा। हिंदू लॉ में सक्सेशन एक्ट में हमने लड़कियों को हिस्सा दे दिया प्रॉपर्टी में, लेकिन साथ ही हमने ये भी एक प्रावधान किया कि वसीयत के जरिए आप अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं। वसीयत के प्रावधान का इस्तेमाल करके मां बाप ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम वसीयत कर दी। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो शायद मुस्लिम लॉ का वो प्रावधान जिसके तहत वसीयत के जरिए आप अपनी प्रॉपर्टी अपने वारिसान को नहीं दे सकते, या वसीयत के जरिए आप 1/3 से प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे सकते, वो शायद आ जाएगी। तो पहले एक कमेटी बने, वो कमेटी कुछ प्रावधान सजेस्ट करे कि भाई ये चीजें आनी चाहिए, फिर उस पर हिंदू लॉ से रिलेटेड लोगों से पूछा जाएगा कि आपके लॉ में भी ये बदलाव होना है। आप देखिए सुनील
सुशील, आप देखिए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। आसाम के कई ट्राइबल्स में तलाक कैसे होती है कि मैदान में लड़का और लड़की की फैमिली आ जाते हैं और एक दूसरे पर वो पत्थर फेंकते हैं, और वो पत्थर फेंकने का मतलब होता है कि तलाक हो गई। तो हमारे देश की जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं को हिंदू कोड बिल आज भी रिकॉग्नाइज करता है। हिंदू कोड बिल में आज भी जो हमारी कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं, उनका रिकॉग्निशन है। मैं बस एक आखिरी बात कह रहा हूं सुशील, कि आप देखिए कि हिंदू लॉ में जो हिंदू कोड बिल है, उसमें यह है कि दूल्हा दुल्हन आपस में 7 जनरेशन एक तरफ से, 5 जनरेशन दूसरी तरफ से रिलेटेड ना हो, सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं। मैं हैदराबाद में 10 साल से रह रहा हूं। 10 साल में मैंने 5 शादियां ऐसी अटेंड की जिसमें दूल्हा दुल्हन का सगा मामा था, और वो साउथ में सबसे ज्यादा पवित्र और ऑस्पिशियस मैरिज मानी जाती है। तो एक लॉ होना अपने आप में मैं समझता हूं यह बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हर लॉ न्यायोचित हो, हर लॉ जस्ट हो, और किसी लॉ से किसी का अन्याय ना हो, और जेंडर जस्टिस हो, यह हमारा पर्पस होना चाहिए। लीगल प्लूरलिज्म पूरे विश्व में एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जस्ट होना चाहिए, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, भेदभाव ना हो, कानून को न्यायोचित होना चाहिए। हमारे साथ जीनत शौकत अली भी हैं। जीनत जी, जो बातें अभी फैजान साहब ने कही, आप पूरी तरह उनसे सहमत हैं? आप भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, उसको लाने के पक्ष में हैं, लेकिन जो बातें फैजान साहब कह रहे हैं, क्या बिल्कुल उसी तरह से आप चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अमल में आए, अगर कभी आता है तो? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है आर्टिकल 44, उस पे उसको हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते हैं, उसको कंसिडर करना है। और ये जो हम लोग अब कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, एक डेमोक्रेसी के स्वॉर्ड की तरह जो है वो माइनॉरिटीज के ऊपर पकड़ा जाता है कि वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस स्वॉर्ड ऑन योर नेक। सो ये जो है ये सोचना जो है वो गलत है मेरे ख्याल से। और यूनिफॉर्म, इट इज द टाइम हैज कम कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए एक ड्राफ्ट बनना बहुत जरूरी है। और जब हम इसको यूनिफॉर्म कहते हैं या इसको कॉमन कहते हैं, तो सब जगह से अच्छी चीजें जो है, कॉमनैलिटीज जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें अच्छाई है, वो कॉमनैलिटी सामने आना चाहिए और उसका ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए। जब वो ड्राफ्ट तैयार होगा तो हम उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे। और उसको कहने से कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट, पर जिंदगी इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड। कौन सी चीज जिंदगी में जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में होती है? देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे एरियाज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना, इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट दैट ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट बन गया तो उसके ऊपर वी हैव टू स्क्रूटिनाइज इट। ये जो लॉयर कम्युनिटी है, जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो फील्ड में रहे हैं, यू हैव टू पास इट ऑन टू देम, और उनका ओपिनियन इस पे लिया जाए कि भाई ये ड्राफ्ट आपको कैसे लगता है, ये ड्राफ्ट सही है। एंड एब्सोल्युटली देयर हैज टू बी जेंडर जस्टिस, देयर इज इनफ डन टू वुमेन जी। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन ने आपको इक्वल राइट्स दिए हैं, देखिए मैं तो एक बहुत छोटी स्टूडेंट इस्लाम की हूँ, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लॉज बनाए, जब वो आए अरेबिया में, तो विमेन को बेरी कर देते थे, लड़कियां को उनको दफना देते थे कि ये हमारी लड़कियां हैं। जब वॉर होता था तो उनको स्लेव्स की तरह लेके जाते थे जो हार गए, लूजिंग पार्टी, और उनको चैटल्स की तरह उनकी फिजिकलिटी को एक्सप्लॉइट करते थे। तो क्या नहीं होता था? अगर मैं उस पर बात करने जाऊं तो आपका पूरा आधा घंटा और उससे ज्यादा लगेगा ये बात करने में। तो वो लॉज को हमारे पैगंबर साहब ने बहुत इक्वल बनाए, और वो इक्वल लॉ जो है वो आगे जाके जो somehow or the other पेट्रियार्की जो हमेशा होता है, प्रिवेल होता है, तो ये सिर्फ हमारे मजहब में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इस्लाम ने कहा है कि लड़कियों को पूरा हक मिले। इस्लाम ने तुमको पॉलीगमी नहीं सिखाया है सुशील जी, ये बड़ी ही गलत चीज है जो कहते हैं इस्लाम ने रिस्ट्रिक्ट किया।
वो टाइम पे एक इंसान जो है वो हजारों लेडीज के साथ लियाज़ोन रखते थे और अलग अलग किस्म के रिश्ते थे वहां जो वो करते थे। तो इस्लाम ने जो कहा, और वो ये नहीं कहा कि तुम 4 करो, उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड। और वो भी ऐसे टाइम पे आया जब बैटल ऑफ ओहद हुआ था और लेडीज जो है वो विधवा हो रही थी, उनके यहाँ कहा जाने को नहीं था। तो ये आयत जब रिवील हुई है, और हमारी कुरान शरीफ में 6666 प्लस वर्सेस है जिसमें ये एक ही वर्स आया है पॉलीगमी पे, जो कहता है जैसे कि इल्म है, नॉलेज है, रीडिंग राइटिंग है और एजुकेशन है, उस पे 805 आयत आई है। इट इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड वर्ड इन द कुरान नेक्स्ट टू द वर्ड अल्लाह। तो यानी कि जोर देता है। लेकिन यहाँ जो था वो इसके लिए आया कि लेडीज विधवा हो रहे थे और उनके लिए कोई सहारा नहीं था। जी, तो जी। उसके यही सूरा नंबर 4 सूरा निसा में वर्स नंबर 127 में ये साफ कहते हैं। जीरत जी, मैं अभी आपको रोकूंगा, एक मेरा ब्रेक लेने का टाइम है क्योंकि अगले सेगमेंट में भी हमें बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और खास मेहमानों के साथ लौटते हैं इस खास चर्चा में। तो हम आज बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अब वक्त की जरूरत है? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, आपसे एक बार फिर इस मुद्दे पर सवाल। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो सारा ध्यान जैसे इसी बात पर आता है कि मुस्लिम 4 विवाह करते हैं, उसको रोकने के लिए इसे लाया जाए, जबकि इसका दायरा बहुत व्यापक है। पूरे फैमिली लॉज को, एक तरह से इनहेरिटेंस के लॉज को, सबको अफेक्ट करता है। तो ऐसा क्यों है कि इसे सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से दिखाने की कोशिश होती है कि एक छोटी सी चीज को रिड्रेसल करने के लिए इसको लाया जाए? सुशील, ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, 1955 तक तो भारत में सारे हिंदुओं को असीमित विवाह करने का अधिकार था। यानी मुसलमानों के लिए तो 1400 साल पहले ही शर्त लग गई कि मैक्सिमम 4 शादियां कर सकते हैं। और जैसा जीरत शौकत अली ने कहा कि 4 की भी इजाजत नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि आप न्याय नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक ही करना है। यानी मोनोगमी जो है वही रूल है और पॉलीगमी एक रेयर एक्सेप्शन होगा। लेकिन भारत में 1955 तक तमाम लोगों के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, वो जितने चाहे विवाह कर सकते थे। हमारे पास कोई लेटेस्ट फिगर नहीं है, लेकिन 1976 का एक भारत सरकार का सर्वे जो बताता है कि बहुविवाह में मुसलमान पीछे हैं और हिंदूज आगे। तो आप देखिए कि जो सरला मुदगल का केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि 4 हिंदुओं ने मुसलमान होकर शादी कर ली। उनकी बीवियों ने उसको चैलेंज किया क्योंकि उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट को करना यह चाहिए था कि बहुत सख्ती इन 4 लोगों पर करते कि आपने कितना गलत काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए साहब, ये तो मुस्लिम लॉ में क्योंकि प्रावधान है, वो सारी बुराई की जड़ है। मैं समझता हूं कि एक तो आज के मॉडर्न जमाने में जाहिर है कि बहुविवाह नहीं हो सकता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी बनेगी उसमें एक विवाह की ही इजाजत होगी। लेकिन ऐसे समय में जब आपने लिव इन रिलेशनशिप भी अलाउ कर रखी है तो लोग बहुत से लिव इन रिलेशनशिप करेंगे। मैं समझता हूं कि ये पूरी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, इसमें जेंडर जस्टिस से ज्यादा कुछ और है। आप ये देखिए कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें यह भी है कि साहब अमीरों और गरीबों के बीच दूरी कम हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में ना हो, न्यूट्रिशन लेवल बढ़े और बहुत सी चीजें हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं हुई है। ज्यादा चर्चा हमारी काउ स्लॉटर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हुई। फिर भी मेरा यह एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से विचार है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लानी चाहिए, लेकिन एक बार में लाना क्योंकि डिफिकल्ट है, उसमें फेनेटिक्स डिबेट को हाईजेक कर लेते हैं। इसलिए मैंने हिंदू में लिखा है कि हम
पीस मील तरीके से छोटे छोटे रिफॉर्म करें। इसीलिए जब भारत सरकार ने अभी लड़कियों की एज 21 साल वाला प्रावधान किया, मैंने उसका भी स्वागत किया और उसमें भी सरकार को मैंने अपना समर्थन दिया। मैं ये समझता हूं कि टारगेट जो है वो किसी को ये दिखाना कि देखिए हमने आपका लॉ खत्म कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि हम ये कहें कि हम अपने समाज में, जैसे अंबर ने बिल्कुल कहा, कि हम एक इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जेंडर जस्टिस लाना चाहते हैं। लेकिन जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं सुशील, तो दो तरह की इक्वालिटी, एक होती है फॉर्मल इक्वालिटी कि आपने सिर्फ कह दिया भाई मर्द और औरत सब बराबर है, एक होती है सब्सटेंटिव इक्वालिटी। जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है उसमें अक्सर डिसएडवांटेज को अकाउंट फॉर करना होता है, अक्सर स्पेशल प्रावधान करने पड़ते हैं। हमारा जो देश है उसमें जितनी डाइवर्सिटी है, देखिए गोवा सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि इट इज द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने उस पर भी आर्टिकल लिखा था कि गोवा की भी जो सिविल कोड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसके भी कई प्रावधान ऐसे हैं कि साहब अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर सकते हैं, अगर बेटा नहीं हुआ तो इतने दिन में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो मैं बार बार उसी तरफ सुशील लाना चाहूंगा कि ये लक्ष्य बनाना कि कानून एक हो, ये बड़ा लक्ष्य नहीं है। कानून न्यायोचित हो, जस्ट हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से कहीं ज्यादा मेरा इंटरेस्ट जस्ट कोड में है, और जस्ट कोड बनाने के लिए आपको 10 अलग अलग कानून बनाने पड़े वो भी मेरे लिए ठीक है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे हम कहते हैं हिंदू कोड बिल, तो हिंदू कोड बिल कोई एक कानून नहीं है, उसमें 3-4 लॉज है। जब हम कहते हैं कि हमारा क्रिमिनल लॉ जो है वो यूनिफॉर्म है, आप देखिए कि कितने राज्यों ने इंडियन पीनल कोड में और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अपने अमेंडमेंट कर रखे। आप देखिए कि संविधान सभा ने पर्सनल लॉ पे अगर उन्हें एक कानून बनाना होता तो पर्सनल लॉ को यूनियन लिस्ट में शामिल करते। पर्सनल लॉ को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल करने का मतलब ही यह हुआ कि राज्य अलग कानून बना सकते हैं, केंद्र अलग कानून बना सकता है। इसका मतलब देश में एक 25-30 कानून हो सकते हैं। इसीलिए जब यह डिबेट चल रही है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है या उत्तर प्रदेश लाना चाहता है या आसाम लाना चाहता है, तो मैंने कहा कि यह संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही है। अगर कोई स्टेट अपनी स्टेट में पर्सनल लॉ में रिफॉर्म कर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहे तो वो पॉसिबल है। लेकिन मुद्दा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे होगी। जो स्टेट की विधानसभा कानून बनाएगी, उस कानून का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ उस स्टेट में ही हो सकता है। और लास्ट बात मेरी जो अंबर से कहनी है वो ये कि देखिए अभी कल भी जो चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिसेस की कॉन्फ्रेंस हुई जिससे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संबोधन किया, उसमें भी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जजेस को लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में यह पॉलिसी डिसीजन है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना सकते। अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी है, हमें सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार ने लॉ कमीशन से यह प्रश्न पूछा, लॉ कमीशन ने कह दिया कि इट इज नाइदर डिजायरेबल नॉर फीजिबल। तो अब हमको इस मुद्दे पे कि क्यों डिजायरेबल नहीं है डिबेट करनी चाहिए ताकि वो डिजायरेबल हो जाए। मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सही फोरम नहीं है। सही फोरम संसद है। संसद को पूरा अधिकार होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का, और जिस दिन संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगी देश के सारे नागरिकों पे लागू होगी। जो ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने से बहुत मुसलमानों का नुकसान होगा, उन्हें देखना चाहिए कि विश्व के कितने देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है लेकिन वहां इस्लाम भी फ्लोरिश कर रहा है, मुसलमान भी रह रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो भारत में सुशील रियल समस्या हुई वो ये कि जो एक इंटरनल लॉ रिफॉर्म मुसलमानों को और मुसलमानों की के उलेमा को करना चाहिए था, वो रिफॉर्म नहीं किया उन्होंने। देखिए जैसे तुनीसिया, अल्जीरिया वगैरह में रिफॉर्म हुआ, जीनत शौकत अली साहिबा ने जैसे बात कही कि हमारे प्रॉफिट ने ये कहा कि साहब औरतों को ये राइट्स मिलने चाहिए, तो वहां के राष्ट्रपति ने जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई तो उसने ये कहा कि क्यों कर कोई मर्द अब
इंसाफ नहीं कर सकता दो बीवियों के बीच, इसलिए सबको एक ही बीवी रखने का अधिकार होगा। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी विद इन लॉ मौजूद थी, इज्तिहाद कर कर अपने लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, उसे कंपैटिबल बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, वो काम पर्सनल लॉ बोर्ड का था। पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस काम को बखूबी नहीं किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपका भी, और इसके अलावा बाकी जो दोनों मेहमान हैं हमारे। समय कम था, अंबर जैदी जी, जीनत शौकत अली, हम बहुत ज़्यादा बात इस पर नहीं कर पाए, लेकिन जितनी भी बात हुई समझदारी वाली हुई, और इसमें किसी तरह की खींचतान करने की बिल्कुल हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि चीज़ समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जस्ट सिविल कोड की शक्ल में सामने आए, न्यायोचित नागरिक संहिता बने, ये एक प्रयास होना चाहिए, और इसमें विविधता का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और उसे बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस खास चर्चा में अभी इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का। एक लॉ होना अपने आप में मैं समझता हूं यह बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हर लॉ न्यायोचित हो, हर लॉ जस्ट हो, और किसी लॉ से किसी का अन्याय ना हो, और जेंडर जस्टिस हो, यह हमारा पर्पस होना चाहिए। लीगल प्लूरलिज्म पूरे विश्व में एक रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशन। पर जिंदगी itself is complicated। कौन सी चीज जिंदगी में जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में होती है। देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे एरियाज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना, इट इज टाइम नाउ टू स्टार्ट दैट ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट बन गया तो उसके ऊपर वी हैव टू स्क्रूटिनाइज इट। ये जो लॉयर कम्युनिटी है, जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो फील्ड में रहे हैं, यू हैव टू पास इट ऑन टू देम, और उनका ओपिनियन इस पे लिया जाए कि भाई ये ड्राफ्ट आपको कैसे लगता है, ये ड्राफ्ट सही है। एंड एब्सोल्युटली देयर हैज टू बी जेंडर जस्टिस।